नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। आज के आर्थिकी कार्यक्रम में हम बात करेंगे आम बजट 2026-27। जैसा कि आपने कल देखा होगा, सुना होगा, हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 2026-27 का बजट पेश किया और पेश करने के बाद लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आई, उसे देखते हुए हम आज बात करेंगे बजट पर। ये बजट कैसा रहा, इसमें किस के लिए कौन कौन से प्राविधान किए गए हैं और पहले के बजट से यह बजट कितना भिन्न है, कितना अलग है या समान है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री M.K. पांडे जी। श्री पांडे जी को आप बता दें आपको कि ये बजट के बारे में इनके पास अच्छा अध्ययन है, जानकारी है और ये आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं, विशेषज्ञ भी हैं। तो हम इनसे आज बजट पर चर्चा करेंगे। पांडे जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आज हमारा विषय है आम बजट 2026-27। जैसा कि आपने कल देखा होगा, सुना होगा, हमारे वित्त मंत्री ने इसको पेश किया है। तो यह बजट की क्या प्राथमिकताएं हैं और पिछले बजट से ये कैसे भिन्न है या अलग है कि नहीं? धन्यवाद पाठक साहब, आप हमेशा काफी उदारता से परिचय देते हैं। विशेषज्ञता तो बहुत दूर, हम लोग इसके विद्यार्थी हैं और जो थोड़ी मोड़ी हम लोग जानकारी इसके बारे में इकट्ठा कर पाते हैं या समझ पाते हैं, उसको साझा करने का ये प्रयास है। हम लोग इस प्रयास को आगे भी जारी रखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले अपने एपिसोड में भी चर्चा किया था कि बजट कोई एक साधारण दस्तावेज, अंकों का दस्तावेज नहीं है, न ये सरकार की विश लिस्ट है। एक तरह से कहा जाए तो बजट जो है सरकार की फिलॉसफी का एक दस्तावेज है। सरकार कैसा सोच रही है, क्या सोच रही है, किस दिशा में चलना सोच रही है, ये उसका एक तरह से कहा जाए एक डॉक्यूमेंट होता है। सरकार चाहे जैसे भी सोचे, सरकार चाहे किसी भी दल की क्यों न हो, देश का कल्याण करना सर्व की प्राथमिकता है। तो बजट भी बनाते समय मुख्य तौर पर देश को मजबूत बनाना कैसे है, उसमें क्या हमको प्रावधान करना है कि हमारा देश मजबूत हो, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हमारे देश की ग्लोबल छवि मजबूत हो, हम विश्व में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में जाने जाएं। इस फिलॉसफी को, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने फिलॉसफी के हिसाब से बजट दस्तावेज तैयार करती है। और इस साल का भी बजट इसका अपवाद नहीं है। सरकार उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी को ध्यान में रखते हुए अपने बजट का निर्माण करती है, बजट को प्रस्तुत करती है। आपने जो कहा इस बजट की खास बात, देखिए बजट है तो एक सरकार का दस्तावेज, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं झलकती हैं कि वो किस दिशा में देश को ले चलना चाहते हैं और जिस दिशा में चलना चाह रहे हैं उसके संसाधन कहां से जुटाना चाहते हैं। अभी सभी को मालूम है कि आज की तारीख में दुनिया जो है बहुत एक फ्रैक्चर्ड ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है। जो मजबूत देश हैं ट्रेड को एज ए वेपन यूज कर रहे हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको भी वेपनाइज किया जा रहा है, मैंने एक हथियार के रूप में यूज किया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक जो रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर जो कहा जाता था कि रूल के आधार पर दुनिया चलेगी या चलती है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो आज की तारीख में रप्चर्ड है। जैसा कि ये बात हम लोगों ने डावोस में, जो कनाडा के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही कहा था कि रूल बेस्ड जो वर्ल्ड ऑर्डर है दैट इज नाउ रप्चर्ड, जो सच भी है। जो जिसको हर देश कैपेबल देश अपने हिसाब से इसको वेपनाइज कर रहे हैं। तो हर देश को, उसमें भारत भी शामिल है, भारत को भी उस दिशा में सोचना है और इसके होने वाले दुष्प्रभावों से अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई कवच तैयार करना होगा, जिसके लिए अपनी आर्थिक नीतियां
तय करनी होंगी, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट जो पेश किया गया 26-27 का, और आपने जो कहा कि ये पिछले बजट से कैसे भिन्न है, तो मौलिक रूप में इसकी भिन्नता तो नहीं कही जा सकती। हर बजट में आय और व्यय का साधन है, कहां से आएगा, कहां पैसा जाएगा, किस सोर्स में आएगा, किस सोर्स में जाएगा। लेकिन पैसा जाने के साथ साथ सरकार को कई बार पॉपुलिस्ट हम लोग तथाकथित रूप से कहते हैं, जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी बजट बनाए जाते हैं, इस बार के बजट में उनको ध्यान नहीं दिया गया है। ये पूरी तरह से भारत सरकार का जो भी वर्तमान लक्ष्य है कि 2047 तक हमको अपने देश को एक विकसित देश की श्रेणी में लाना है, तो उस फोकस को ध्यान में रखते हुए, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये बजट बनाया गया है। तात्कालिक रूप से शायद इसमें बहुत से कोई आकर्षक एलिमेंट ऐसे नहीं है जिसको कि आम जनता को आकर्षित करें, लेकिन जो इसमें एक स्ट्रेटेजिक सोच है जरूर झलकती है कि देश में एक स्ट्रक्चरल मजबूती कैसे लाया जाए, इसके लिए इस बजट में काफी जोर दिया गया है। अच्छा, इस बजट में राजकोषीय घाटा पर नियंत्रण करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं? देखिए, राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करना तो सरकार की प्राथमिकता रहती है हर देश की। अपने यहाँ जब से FRBM एक्ट है, तो उसमें राजकोषीय घाटा को आइडियली अपने GDP के 3% तक लाना है। कुछ विषम परिस्थितियों में ज्यादा भी हो सकता है। सरकार ने इसको 4.5% के आसपास रखने की कोशिश की है। राजकोषीय घाटा को कम करने का एक जेनरिक जो जनरल स्टेप्स हो सकते हैं, उसमें यही है कि टैक्स मतलब अपनी इनकम को बढ़ाया जाए और नॉन टैक्स इनकम को भी बढ़ाया जाए। क्योंकि टैक्स वाले इनकम को बढ़ाने में सबसे बड़ी बात, बहुत वो अलोकप्रिय बात होती है, जनता को असुविधा होती है, सरकार की लोकप्रियता उससे घटती है। तो टैक्स के दर को बढ़ाने की भी कोई ना कोई एक सीमा है। तो टैक्स वाले रेवेन्यू को बहुत नहीं बढ़ाया जा सकता है। हाँ, टैक्स के दर को नहीं बढ़ाने से रेवेन्यू तो बढ़ाया जा सकता है अपने तरीके से। जो नॉन टैक्स इनकम है, सरकार को जो डिविडेंड मिलने वाला है, या जो टैक्स की जो कलेक्शन में जो कहीं पिलफरेजेस हैं, उसको सुधार करके टैक्स के कलेक्शन को रेट को बिना बढ़ाए हुए क्वांटम ऑफ टैक्स को बढ़ाया जाए। तो जितना ज्यादा अपनी रिकवरी होगी, जितना ज्यादा इस स्रोत से आमदनी पैदा किया जाएगा, उतना अपना फिस्कल डेफिसिट कम होता जाएगा। और इस बार भी सरकार ने लगभग वैसा ही किया है और उसको उस दायरे में रखने की कोशिश की गई है कि हमारे जो टैक्स कलेक्शन का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग हो, उसमें डिस्प्यूट रिड्रेसल का जो मैकेनिज्म इतना सरल हो कि जनता टैक्स के दायरे में भयाक्रांत होकर के ना आए। एक टैक्स कॉम्प्लायंस का कल्चर देश में डेवलप हो। बहुत से टैक्स के प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है। इस सबके पीछे कारण यही है कि टैक्स के रेट को बढ़ाए बगैर टैक्स के रेवेन्यू को, टैक्स को बढ़ाया जाए। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, वैसे वैसे अपना फिस्कल डेफिसिट घटेगा। और उसी तरह से जो गवर्नमेंट के जो जहां भी इन्वेस्टमेंट है, यदि PSU अच्छा परफॉर्म करते हैं, उससे सरकार को अच्छा डिविडेंड मिलता है, तो भी उसके रेवेन्यू को बढ़ेगा। तो इसमें स्पष्टता झलकती है कि कई प्रावधान ऐसे थे जिनको इस बार डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अब उसमें जेल जाने वाली, सजा देने वाली बात नहीं है। जो उसकी पेनल्टी का प्रावधान है, फिजिकल मतलब फाइनेंशियल पेनल्टी पे करके उसको रेगुलराइज किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि करदाताओं के मन में कर के प्रति जो एक भय का माहौल है वो कम होगा और टैक्स कंप्लायंस का कल्चर अपने देश में बढ़ेगा। इस बजट में सैन्य पर कुछ मद सैन्य का मद जो बढ़ाया गया है, क्या वो वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए वो काफी है, कुछ और नहीं बढ़ाना चाहिए? देखिए, ऐसे यदि कंपेयर किया जाए तो जहां तक ज्ञात होगा, अमेरिका का जो रक्षा बजट है वो प्रस्तावित है 1.5 ट्रिलियन करने का। अच्छा। जो करीब करीब अभी 900 बिलियन है। उसको भी वो लेके लगभग 65% के आसपास उसमें ग्रोथ करने की बात हो रही है। तो वहां से यदि कंपेयर करें तो हम, और हमारा जो बजट है अभी 100 बिलियन तक नहीं पहुंचा है। तो हमारी अपनी मर्यादाएं हैं, हमारी अपनी सीमाएं हैं। हम अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ही उसके लिए प्रोविजन कर सकते हैं। निश्चित रूप से
यदि आर्थिक क्षमता बढ़ानी है तो सामरिक क्षमता को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि जिसके पास सामरिक सामर्थ्य है वो अपने हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर को डोमिनेट करता है। तो बढ़ाया तो जाना चाहिए, बढ़ाए जाने की काफी संभावना भी है, लेकिन चूंकि अपना देश के जो बजट, जो अपने देश में जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देखते हुए हम कोई एब्रप्टली बहुत उसमें इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो इस बार रक्षा बजट को बढ़ाया गया है और रक्षा बजट में करीब करीब डिफेंस को करीब करीब 7,85,000 करोड़ का बजट दिया गया है, जो पिछली बार की तुलना में करीब 15-16% ज्यादा है। अब इसको यदि इंडियन डॉलर टर्म में यदि कंपेयर करने को देखें तो 100 बिलियन डॉलर से कम है। बढ़ाया जाना चाहिए। बढ़ाया जाने का स्कोप आगे जैसे भी यदि अपने देश के रेवेन्यू की सिचुएशन बढ़ती है तो उसको बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें सरकार की एक बात को तारीफ करनी होगी कि हम पहले तक केवल रक्षा सामग्री को इंपोर्ट करते थे, अब सरकार इंपोर्ट के साथ साथ स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर दे रही है, नंबर 1। और जिन भी देशों के साथ हथियारों का समझौता हो रहा है उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक कंडीशन सरकार मजबूती से डाल रही है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यदि होता है अपने यहाँ तो अपने देश में उसकी का उत्पादन होगा। उत्पादन होने से उसकी लागत हमारे लिए घटेगी, हमारे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। एक सर्टेन अमाउंट को केवल इंपोर्ट करके लाने बजाय उसको अपने देश में बनाने में, अपने देश में बनाना स्वाभाविक रूप से सस्ता होगा और अन्य उसके आर्थिक प्रभाव अपने देश को मिलेंगे। तो सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है और आगे भी हमको लगता है इस दिशा में प्रयास करते रहेंगे। और जैसे भी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में जो एक अनिश्चयता, एक आक्रामकता देखी जा रही है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में रक्षा पर बजट और बढ़ाया जाएगा और हो सकता है सरकार को बढ़ाना भी पड़े। इस बजट में सरकारी जो खर्च है, ये कर्ज है, खर्च नहीं कर्ज है, और उसका भुगतान है, उसकी स्थिति पर इस बजट का कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसे आंकड़ों के हिसाब से यदि तुलना करें तो 2025-26 वाले बजट में जो अभी एक तरह से चल रहा है जो पीरियड, उसमें जो बोरोविंग्स थी सरकार की, बोरोविंग्स प्लस अदर जो लाइबिलिटीज के रूप में, लाइक ब्रॉडली हम लोग उसको बोरोविंग्स कह लें, तो वो करीब करीब 15,68,000 करोड़ की थी। और इस वाले बजट में उसको करीब 16,95,96,000 करोड़ तक किया जा रहा है, मतलब करीब 127-28 लाख करोड़ का उसमें वृद्धि हो रही है। तो सरकार की बोरोविंग्स तो बढ़ रही है। सरकार की यदि बोरोविंग्स बढ़ रही है तो इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा। लेकिन चूंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार को निवेश करना जरूरी है, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के विकास के लिए बहुत मौलिक आवश्यकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास केवल वो नहीं, देश की आर्थिक समृद्धि में भी बहुत सहायक होता है, चूंकि वो काफी रोजगार का सृजन करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार निवेश कर रही है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले बार करीब करीब 10,95,000 करोड़ का जो था 25-26 में, उसको बढ़ा के करीब 12,22,000 करोड़ किया जा रहा है। तो इसमें भी करीब 1.25 लाख करोड़ की वृद्धि हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। तो इस परिस्थिति को देखते हुए सरकार की बोरोविंग्स बढ़ी है, और बोरोविंग्स बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सरकार की देनदारी जो इंटरेस्ट पेमेंट में है, इंटरेस्ट पेमेंट की देनदारी भी सरकार की बढ़ेगी, जो इस बार के बजट में लगभग टोटल एक्सपेंडिचर का 20% जो एक्सपेंडिचर है वो टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट है। एक बहुत महत्वपूर्ण है टैक्स। जो टैक्स के नियम में, जो कर के नियम में जो परिवर्तन किया गया है, क्या उससे मध्यम वर्ग को कोई लाभ मिलेगा? इससे ये एक बड़ा मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी आम जनता को स्पर्श करता है। इसमें जब भी हम लोग टैक्स के बारे में बात करें तो टैक्स शब्द अपने आप में बड़ा अप्रिय शब्द लगता है। टैक्स देना बहुत प्रिय चीज नहीं है, लेकिन अप्रिय होने के बावजूद इसके बिना समाज के अस्तित्व को भी नहीं कल्पना की जा सकती है। भाई, टैक्स केवल इसलिए लिया जाता है कि समृद्ध लोगों से पैसा लेकर के जो डिप्राइव्ड लोग हैं उन तक भी सुविधा पहुंचाया जाए, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज प्रदेश की संपदा पर सबका अधिकार है। आपके प्रश्न को समझने के लिए 2 हिस्सों में हम लोग उसको ब्रेक करें।
टैक्स का जहां तक सवाल है आम जनता पर प्रभाव पड़ने वाला, पहली बात यह है कि टैक्स का दर क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात है किस रेट से टैक्स लिया जा रहा है और कितने लोग टैक्स अदा कर रहे हैं। टैक्स के जो अम्ब्रेला है उसमें कितने लोग एक्चुअल टैक्स पेयर हैं। देखिए, टैक्स में भी इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो अभी जो हम लोगों की वार्ता हो रही है, ये वार्ता का सीधा संबंध डायरेक्ट टैक्स से है। इनडायरेक्ट टैक्स तो देश की हर जनता देती है, हम लोग जो बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। तो सरकार ने इस बार के बजट में टैक्स के रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया। सरकार ने एक काम जरूर कुछ ऐसे रिफॉर्म किए हैं जिसको इस बजट को ही रिफॉर्म एक्सप्रेस के नाम से सरकार प्रोजेक्ट कर रही है। सरकार का जो टैक्स के कलेक्शन के सिस्टम को मजबूत बनाने की जरूर कोशिश की गई है। बहुत से प्रावधानों को, जैसा मैंने पहले भी कहा, डिक्रिमिनलाइज किया गया है। टैक्स के प्रति और टैक्स अथॉरिटीज के प्रति एक फ्रेंडली बिहेवियर, जो मतलब मित्रवत व्यवहार करने वाली बात होती है, ताकि लोग टैक्स दें। तो जैसे जैसे ज्यादा लोग टैक्स पे करेंगे, टैक्स के दायरे में आएंगे, तो सरकार का यदि रेवेन्यू बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें काफी चर्चाएं होंगी, पक्ष में होंगे, विपक्ष में होंगे, किनको टैक्स देना चाहिए, किनको नहीं देना चाहिए, किसको किस दर से देना चाहिए। एक ये हमेशा एक विचार का मुद्दा रहेगा और हो सकता है विवाद का भी मुद्दा रहेगा। लेकिन देश में टैक्स का कलेक्शन हो, इससे किसी को इनकार नहीं किया। तो सिद्धांततः यदि ज्यादा लोग टैक्स पे कर रहे हैं तो टैक्स का दर कम भी रखा जा सकता है। तो जैसे ही टैक्स का दर कम होगा तो आम जनता उससे खुश होगी। हर व्यक्ति का आउटफ्लो, मतलब टैक्स के रूप में जो पेमेंट कर रहा है वो कम होगा। और जैसे ही टैक्स पेयर का दायरा संकुचित होगा तो जो एक्चुअली टैक्स पेयर हैं उनको ज्यादा दर से टैक्स देना पड़ेगा। हमको ऐतिहासिक रूप से हम लोगों को याद होगा, अपने देश में कभी 75% 80% तक भी कुछ लोगों को टैक्स देना पड़ता था। वो इसलिए देना पड़ता था कि टैक्स देने वालों की संख्या बहुत कम थी। अभी भी अपने देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको टैक्स देना चाहिए और वो टैक्स नहीं देते हैं। अब ये बाद में सरकार निर्णय करे कि उनको टैक्स दायरे में कैसे लाना है और कैसे उनको दायरे से बाहर रखना है। लेकिन सत्यता यही है कि जितना ज्यादा लोग टैक्स पे करेंगे उतना टैक्स पेयर पर कैपिटा लोड कम पड़ेगा। और सरकार को पैसे की जरूरत है तो देश में टैक्स तो दुनिया में लगता है, अपने देश में भी लगता रहेगा। जो ये पेनाल्टी के जगह पर इन्होंने ये कहा है कि टैक्स बढ़ाकर, मतलब उस पर अन्य टैक्स देकर आप अघोषित जो आपके पास धन है उसको सामने ला सकते हैं, तो इससे इनकम बढ़ना चाहिए। बिल्कुल स्वाभाविक से बढ़ेगा। जैसे ही लोगों को टैक्स के प्रति भय का जो माहौल है वो कम हो जाए, कंप्लायंस आसान हो जाए, हर व्यक्ति, आम लोग इसको समझने लगे। बिल्कुल सिंपल देखिए, जब से टैक्स को, इनकम टैक्स की बात हम लोग जब भी टैक्स बोल रहे हैं तो इनकम टैक्स उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। जब से हम लोग ऑनलाइन इनकम टैक्स भरने, रिटर्न भरने और रिफंड की व्यवस्था हो गई है, लोगों में बहुत सहजता और सरलता से लोग टैक्स का रिटर्न भर रहे हैं। पहले आमतौर पर क्या होता था, टैक्स के लिए किसी सीए के पास जाइए, किसी वकील के पास जाइए, फिर वो करिए, फिर पता नहीं कब रिफंड मिलेगा। अभी जो स्थिति हुई है कि यदि आपने ज्यादा टैक्स दे रखा है तो जिस दिन आपने रिटर्न सबमिट किया तो किसी को 2 दिन में, किसी को 5 दिन में जो आपका एक्सेस अमाउंट टैक्स पे हुआ है विद इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जमा होता है। तो ये सहूलियत बढ़ी लोगों में, इसके प्रति लोग काफी उत्साहित रहे, इसकी ग्राह्यता बढ़ी। तो आज हमारे यहाँ टैक्स पेयर की संख्या बढ़ रही है, टैक्स पेयर की संख्या बढ़ रही है। इसीलिए टैक्स रेट को बढ़ाए बगैर भी टोटल टैक्स का रेवेन्यू अपने सरकार का बढ़ रहा है। एक रोजगार जो महत्वपूर्ण इस समय मुद्दा है हमारे देश का, रोजगार के क्षेत्र पर कुछ प्रभाव पड़ेगा बजट का? अब देखिए, रोजगार को लेकर के अपने देश के एक बहुत बड़े हिस्से में जिसको सरकारी नौकरी मिल गई वो रोजगार में माना जाता है और बाकी लोग अपने आप को बेरोजगार मानते हैं। पहले तो आम मानसिकता पहले तो हम लोगों को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। रोजगार का अर्थ यही है कि जिससे हम अपना जीविकोपार्जन कर सकने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और हम उससे अर्जित कर रहे हैं तो हम रोजगार में हैं। अब वो नौकरी सरकारी हो सकती है, नौकरी प्राइवेट हो सकती है,
स्वरोजगार स्वरोजगार हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो जो लोग इसमें लगे हैं वो अपने आप को पहले तो यह मान ले कि वो बेरोजगार नहीं है। जहां तक इस बजट का सवाल है तो बजट में रोजगार बढ़ाने की भरपूर प्रोविजन है। भरपूर प्रोविजन को मैं जोर दे करके इसलिए कह रहा हूं कि जब सरकार करीब करीब 16 करीब जो कैपेक्स है वो करीब 12.25 लाख करोड़ 12,25,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला काम जो है वो लेबर इंटेंसिव है। तो जब नया काम होगा तो लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा और वो रोजगार सुपर स्किल्ड वर्कर से लेकर के नॉन स्किल्ड तक के लिए अवेलेबल है। सरकार ने एमएसएमई को बढ़ाने के लिए काफी इसमें प्रोत्साहन की योजना दी है, उसको प्रोत्साहित कर रही है। तो जब एमएसएमई बनते हैं, बढ़ेंगे, उसमें ताकत आएगी तो वो लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराएंगे। अभी भी एमएसएमई काफी लोगों को रोजगार देता है। तो एमएसएमई को मजबूत करने के लिए सरकार ने काफी कुछ किया है प्रोविजन। एग्रीकल्चर में जो अलाइड एक्टिविटीज हैं, एग्रीकल्चर को मजबूत करने के साथ साथ अलाइड एक्टिविटीज के लिए, चाहे फिशरी हो, डेयरी हो या अन्य इस तरह के जो हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर या जो नॉन ट्रेडिशनल फार्मिंग है, उनके बारे में भी सरकार काफी कुछ सब्सिडी, प्रोत्साहन या सॉइल टेस्टिंग से लेकर के अन्य टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। तो ये सारे के सारे काम जो प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है, इसका अल्टीमेट रिजल्ट तो यही होने वाला है कि लोगों को काम मिलेगा। टूरिज्म सेक्टर में भी, तो टूरिज्म में भी काफी कुछ हो रहा है। अभी जो विकसित भारत जी राम जी वाला जो स्कीम आया है उसमें 100 डेज को बढ़ाकर 125 डेज किया गया। रूरल सेक्टर में लोगों को नॉन एग्री मतलब इस तरह से जो ऑफ सीजन में उनको काम देने का। तो सरकार का भरपूर प्रयास ये है कि देश में रोजगार बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, या दूसरे शब्दों में कहें बेरोजगारी कम हो। और स्पष्टतः दिखलाई पड़ता है कि अपने देश में रोजगार की स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है, क्योंकि इस दौरान काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, व्यापार का एक अच्छा माहौल बना है। हमारे देश में जो एक्सपोर्ट्स वगैरह जो थे, ठीक है, टैरिफ की वजह से थोड़ा सा एडवर्स इम्पैक्ट आया था, लेकिन अभी ये जो यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है वो भी उसको सेट ऑफ कर लेगा। तो माहौल बहुत अच्छा है। हाँ, मानसिकता को बदलना होगा। रोजगार और बेरोजगारी की परिभाषा को सरकारी नौकरी से जब तक हम जोड़ते रहेंगे तब तक ये बात थोड़ा डिस्टॉर्टेड दिखेगी। महंगाई को, इस बजट में महंगाई को पर नियंत्रण करने के लिए कुछ सरकार का जो इस बार का जो बजट है वो इन्फ्लेशन को मतलब हमेशा ही इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा जाता है। इस बार सरकार को मजबूत स्थिति मिली है, एक अच्छे मतलब इन्फ्लेशन की एक अच्छी संतोषजनक स्थिति है। देश के बैंकिंग सिस्टम मजबूत स्थिति में है। सरकार ने भी ऐसा कोई भी ऐसा कार्य इसमें नहीं घोषित किया है जो सीधे मुद्रास्फीति को बढ़ाए। तो उस हालत में यदि दुनिया के जियोपॉलिटिकल स्थिति को यदि मान ले कि यथावत रहे या थोड़ी और शांति हो, ऑयल प्राइसेस न बढ़े, जैसे कि ईरान की वजह से जो तनाव है या कहीं और जो दुनिया में इस तरह के जो तनाव हो रहे हैं, यदि वो तनाव आगे नहीं बढ़े, यदि एनर्जी के कॉस्ट नहीं बढ़े, तो हमारे समझ से महंगाई बढ़ने का और कोई कारण समझ में नहीं आता। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इस बजट को किस रूप में आप देख रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो करीब 12,25,000 करोड़ के आसपास का बजट है। तो 12,25,000 करोड़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है उसमें अभी आप देखिए तो रेल जैसे फ्रेट कॉरिडोर वगैरह जो बना रहे हैं, अभी जो रेयर अर्थ जो आज की तारीख में दुनिया का एक समझ लीजिए कि ग्रोथ का वो बिल्कुल इपिक सेंटर टाइप का हुआ है, जिस पर आज चाइना के लगभग एकाधिकार होने की वजह से चाइना इसको एज ए वेपन यूज कर रहा है। तो भारत ने रेयर अर्थ वाले केस वाले चीजों को महत्व को समझते हुए अपने देश के जिन राज्यों में रेयर अर्थ की संभावनाएं ज्यादा है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, केरल, तमिलनाडु, उनका एक अलग कॉरिडोर बना रहे हैं। उसमें रेयर अर्थ के प्रोसेसिंग या उनके मतलब माइनिंग से लेकर के
माइनिंग, प्रोक्योरमेंट से, प्रोसेसिंग से लेके फिनिश गुड्स तक बनाने के लिए उसमें तमाम प्रयास हो रहे हैं। अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डेवलप कर रहे हैं। रेलवे के कई प्रोजेक्ट घोषित किए गए, जिसमें अपना बनारस भी शामिल है। दिल्ली बनारस, बनारस सिलीगुड़ी, उधर हैदराबाद बेंगलोर, पुणे हैदराबाद, जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं जहां कहीं भी बिजनेस की संभावना ज्यादा है, उन सेंटर्स को कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो डेवलप करने की जो परिकल्पना है, जिस दिन ये पूरी तरह धरातल पर उतर आएगी तो हम लोग ये देखेंगे कि जो सरकार की विजन था और जो देश की आवश्यकता थी वो पूरी तरह पूरी हो रही है। हमारा जो विदेशों पर जो परावलंबन है वो कुछ हद तक स्वावलंबन में कन्वर्ट होगा, और शायद हो सकता है आने वाले दिन में हम सरप्लस हों, हम दुनिया को एक्सपोर्ट करने की भी स्थिति में होंगे। तो ये सारा कुछ मिला जुला करके इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल हाईवेज की बात हम लोग नहीं करें, हाईवेज तो बन ही रहे हैं, काफी तेजी से बन रहे हैं। ये सारे रेल को लेकर के, एयर कनेक्टिविटी को लेकर के, हॉस्पिटल्स, एम्स का निर्माण, ये सब तमाम चीजें जो हो रही हैं, अपने देश को लॉन्ग टर्म में एक अच्छी मजबूती देने का सरकार का ये प्रयास है। किसानों की आय बढ़ाने की बात हो रही है, तो इस बजट में क्या प्रावधान है किसानों की आय बढ़ाने के लिए? कृषि तो हर इकोनॉमी का बहुत बड़ा मतलब ये कह सकते हैं कि सर्वाइवल के लिए है। सबके खाने के लिए तो अन्न ही चाहिए, और अन्न तो एग्रीकल्चर से ही आएगा। इस वाले में किसानों के लिए जो लोन की जो सीमा है, कृषि जो क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, उसकी सीमा को बढ़ाई गई है। उनको इंश्योरेंस के दायरे में लाने का प्रयास किया गया। उनके जो क्रॉप इंश्योरेंस है, मेरा मतलब है जो फसल का नुकसान हो जाता है किसी भी कैलामिटीज की वजह से, उसको उसमें लाने की कोशिश की गई है। पहले से ही सरकार की जो व्यवस्था चली आ रही है, सॉइल टेस्टिंग से लेके फर्टिलाइजर सब्सिडी, तमाम तरह की टेक्निकल जानकारी, फाइनेंशियल सपोर्ट किसानों को प्रोवाइड कराने की, उनके फसल को खरीदने की व्यवस्था सरकार कर रही है। अभी जो ग्रामीण सेक्टर में डेयरी वगैरह के जो उत्पादन में उनको प्रोत्साहन देना, फिशरी को लेकर के देना, नॉन जो ट्रेडिशनल अपने यहाँ फार्मिंग है उसको, मिलेट्स वगैरह को प्रोत्साहित देना करना, ये सब तमाम चीजें किसानों को के आय को बढ़ाने के लिए है। और जब कृषि कार्य से उनको छुट्टी, मतलब कृषि कार्य में जब एक तरह से कहा जाए अवकाश का पीरियड होता है, लीन पीरियड होता है, उस समय के लिए ये जी राम जी जो वाला जो योजना है, हाँ। उसमें साल में 125 दिन का जो रोजगार देने वाला, वो उनके काम आएगा। और इससे निश्चित रूप से किसानों की जो समृद्धि है बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो अभी किसानों की आय को बढ़ाने में मजबूत उसके रूप पर प्रस्तुत हो रहा है, वो है हर ग्रामीण क्षेत्र को बिजली से जोड़ना और रोड से जोड़ना। कनेक्टिविटी हो जाने की वजह से किसानों को अपने जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं, जो ज्यादातर पेरिसेबल नेचर के होते हैं, उनको अपने नजदीक बाजार में, जहां पर अच्छे दरों पर जिनको बेचा जा सकता है, वहां पर उनकी पहुंच बढ़ी है। पहले वाली स्थिति अब नहीं रही कि बस गांव का गांव में ही कंज्यूम होना है। उनको कनेक्टिविटी हो जाने से नियर बाई शहर में जाकर के उनको अच्छा बाजार मिलता है, अपने उत्पादन का एक अच्छी कीमत मिलती है, और इवन जो मोस्ट पेरिसेबल नेचर के भी जो गुड्स होते हैं वो भी बाजार में बिकते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ती है। कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन राज्यों को में उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस बजट में कुछ प्रावधान हुए हों? देखिए पांडे जी, ये मुद्दा है, ये थोड़ा राजनीतिक मुद्दा है। और राजनीतिक मुद्दे पर जब भी कोई बात हम लोग करेंगे तो उसके दो पहलू होंगे, पक्ष या विपक्ष। हम लोग इसको पक्ष और विपक्ष मतलब राजनीतिक चश्मा हटा करके एक तटस्थ व्यू से यदि देखें तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी तरह का चुनाव होता ही रहता है। बहुत बड़ा देश है, इतने राज्य हैं, सब राज्यों का समय अलग अलग है, तो कोई शायद ही ऐसा साल होगा जिसमें किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई चुनाव नहीं हो रहा होगा। तो अब यदि देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करनी है तो चुनाव को ध्यान में रख करके ही केवल किया जाए, ये संभव नहीं है, नंबर वन।
ये बात एक तरफ की हो गई। दूसरे तरफ की बात ये भी हो गई, इसी सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी सत्ता को और मजबूत बनाना चाहती है। जहां पर उनकी सत्ता ना हो वहां भी सत्ता में जाएं, और जहां पर सत्ता में हो उसको बरकरार रखें। तो इनके इस राजनीतिक स्वार्थ को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको इस तरह से कहना कि जहां चुनाव है उसके ध्यान में रखते हुए किया गया हो, केवल मतलब हमको लगता है सरकार के प्रयास को थोड़ा सा अंडरमाइन किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं कि अभी रेयर अर्थ पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बने हुए हैं। जो आने वाला जो समय है, बिना रेयर अर्थ के, मैग्नेट के हमारी दुनिया नहीं चलेगी। यदि भारत में एक कोस्टल एरिया है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, यदि यहां पर रेयर अर्थ की संभावना ज्यादा है और संयोग से अभी तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने वाला है, तो यदि सरकार अपने आप को कहे कि हम चुनाव से नहीं दूर रहेंगे, तो केरल और तमिलनाडु को छोड़ देता। तो एक जो इतनी बड़ी देश की अर्थव्यवस्था की समस्या के लिए जो एक समाधान मिलने की बात थी, वो डिफर हो जाता। ये तमिलनाडु और केरल में ही रेयर अर्थ को बनाया, क्यों कॉरिडोर में शामिल किया गया, इसलिए नहीं कि वहां पर चुनाव है, वहां पर रेयर अर्थ को मिलने की संभावना ज्यादा है। तो जहां पर इसकी ज्यादा उपलब्धता है, वहां पर उनकी माइनिंग, उनकी प्रोसेसिंग, उनका सब कुछ वहां पर आसान होगा, तो उनको उसमें शामिल किया गया। अब कोई इसको कहे कि ये चुनाव की वजह से किया गया, तो उतना सत्य नहीं होगा। अभी चूंकि ये प्राथमिकता भी सरकार की है, देश की है, और कोइंसिडेंटली इस समय वहां पर चुनाव है, तो दोनों मिल जा रहा है। सिमिलरली अभी कोई एक कॉरिडोर दिल्ली बनारस, बनारस सिलीगुड़ी, अब कोई बनारस सिलीगुड़ी, चूंकि सिलीगुड़ी बंगाल में है और बंगाल में चुनाव है, इससे यदि उसको जोड़े, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है, तो इससे यदि इसको जोड़ा जाए तो थोड़ा सा हमको लगता है सरकार के प्रयासों के साथ थोड़ा अन्याय होगा। लेकिन हाँ, चूंकि सरकार के पास ये लिबर्टी है, वो प्रिविलेज है, चूंकि सत्ता में है, निर्णय इंप्लीमेंट करना उनके पास है, तो थोड़ा मोड़ा इसका बेनिफिट यदि उनको मिलता है या मिल जाता है या मिल सकता है, तो इसको डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इकलौता ये कारण हो, हम इससे सहमत नहीं हैं। ये बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार बहुत तेजी से नीचे गिर गया, मतलब सेंसेक्स जो है वो बहुत डाउन हो गया। इससे क्या संकेत मिलता है? देखिए पाठक सर, जहां तक सेंसेक्स का सवाल है, सेंसेक्स सेंटिमेंट से ज्यादा चलता है। सेंसेक्स के बढ़ने और घटने में पब्लिक सेंटिमेंट का भी बहुत उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर उतार चढ़ाव के पीछे कॉन्क्रीट मटेरियल आर्थिक घटना हो कोई जरूरी नहीं है। अभी इस बजट के आने से पहले तमाम विशेषज्ञों ने तमाम अनुमान लगाए थे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, इनकम टैक्स की सीमा बढ़ेगी, रेट घटेगा, ये चीज इंट्रोड्यूस होगा। हो सकता है इन तमाम चीजों का अभी सरकार ने इस बजट में इमीडिएट प्रभाव से लोगों को लाभान्वित करने की यदि कहा जाए तो कोई ऐसी महत्वपूर्ण योजना की घोषणा नहीं की है जिससे तुरंत लोगों को लाभ मिलने लगे या जनता के जेब में पैसा आने लगे। ये जितने भी इसमें प्रस्ताव डाले गए हैं, जब ये इम्प्लीमेंट होंगे तो इनका आर्थिक फायदा, आर्थिक प्रभाव देश को और देश की अर्थव्यवस्था को हो सकता है आने वाले समय में कोई साल भर के बाद, कोई और उसके बाद मिले। तो तत्काल में देश की जनता के जेब में जो एक डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा होता है वो नहीं बढ़ाया गया है। एक ये कारण है। दूसरा कारण है कि कैपिटल गेन के टैक्स के प्रावधान में भी थोड़ा सा टिंकरिंग की गई जो थोड़ा अनफेवरेबल हुआ है। एक कारण ये भी हो सकता है, एसटीटी बढ़ा दिया गया है। तो ये सब कारण है। और मुख्य कारण मैं मानता हूं कि जनता ने जो अनुमान लगा रखा था, जैसे कि लोग कहते हैं चुनाव का समय है तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, बड़े राज्यों में चुनाव है, 4 राज्यों में चुनाव है, तो थोड़ा जनता को लुभाने के लिए इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाई जाएगी या स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जाएगा, कुछ और किया जाएगा, रेट घटाया जाएगा, इस तरह के अनुमान लगाए थे ताकि लोगों के जेब में तुरंत पैसे आएंगे और तुरंत मार्केट में पैसा सर्कुलेट होगा। पूरे बजट प्रावधान को यदि ध्यान से देखा जाए तो शायद ये थोड़ा अप्रिय बात है, लेकिन
लग तो यही रहेगा कि तत्कालिक रूप से किसी को, जनता को फायदा पहुंचाने का कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है, जो कि आज निर्णय लागू हो और कल से जेब में पैसे आ जाए। तो एक बहुत बड़ा कारण मैं ये मानता हूं सेंसेक्स में इस तरह के गिराव आने का। यह बजट कैसा है, एक वाक्य में आप बता दीजिए। ये बजट को मैं कहता हूं, विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक मजबूती के उद्देश्य से वर्तमान जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और वोलाटिलिटी में भारत को मजबूत बनाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को ऐसी ताकत देने के लिए कि विश्व में हमारी एक अलग धाक हो, अलग छाप हो, हम किसी के भी ब्लैकमेलिंग के आगे न झुके, हम देश को मजबूत करें आर्थिक मामलों में, सामरिक मामलों में, अनुसंधान के मामलों में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। तो दूरगामी रिजल्ट देने के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रयास है सरकार का। मैं इसको विकासोन्मुख कहूंगा। हाँ, तात्कालिक प्रभाव से तुरंत कोई लोगों को भले ही लाभ इसमें न दिखलाई पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बजट के बारे में बहुत सी जानकारी दी और बहुत सी चीज़ों को, प्रावधान को आपने अच्छे ढंग से समझाया और सभी हमारे दर्शक और ये श्रोता लाभान्वित हुए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद।